हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसन इन्फो पर। यह जो वीडियो है बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु न्यू बुक जो लॉन्च किया है 3rd एडिशन, उसी का सेट नंबर 10 है। ऑलरेडी हम लोग सेट 9 तक कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप दरोगा बनना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लें। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, और दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। तो ये जो सेट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो दरोगा वगैरह में पूछा जा चुका है। तो हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक पुनर्परीक्षा की क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग विथ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन देखने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो ऐसा दावा किया जाता है कि 60% क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन होगा? मोहम्मद बिन कासिम होगा। ठीक है, देखिए इसमें मोहम्मद गौरी भी है, लेकिन मोहम्मद गौरी नहीं था, उसके मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गौरी आए थे। ठीक है, हमारा बिहार एसएससी का रात में 10 बजे डेली लाइव सेशन चलता है, तो आप लोग लाइव सेशन से ज़रूर जुड़े। और संडे के दिन हम लोग एक मैराथन करने वाले हैं बिहार दरोगा का। तो आप लोग अगर दरोगा की तैयारी करते हैं तो दोपहर के समय उस मैराथन सेशन में ज़रूर जुड़े। कराची की जो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कितना हल्का प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलबारा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। गुलाम वंश की स्थापना जो थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका कार्यकाल 1206 से 1210 है, ने किया था। वह गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आए थे तो वो थे वेनसांग। देखिए, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। ठीक है, वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों के एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया।
फाहियान जो है ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इतिश्यांग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अगला है दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। देखिए कुछ नारे हैं और उनके नाम, जैसे पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो या हे राम भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा है। अगला है भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो भारत की बुलबुल जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी उत्तर प्रदेश से। राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री कौन हुई? सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। मगध का आरंभिक राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है रजत रंगनी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। तो वह आपको कश्मीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ये संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। रजत रंगनी। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। मगध के सबसे प्राचीन पुराणों के अनुसार वंश बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। कलिंग की बात करें, कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद है कौशल, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में मेंदिनी राय बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ अफगान एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है। बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है। कुल 10 सिख गुरु हुए जो निम्न है। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी, सिख धर्म के प्रवर्तक पहले गुरु थे। फिर गुरु अंगद आए 1539 से 1552। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद। गुरु अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए। ठीक है। फिर है गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। फिर है गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन? गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु। फिर है गुरु, देखिए पांडव में सबसे इम्पोर्टेंट अर्जुन थे, तो 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। फिर है गुरु हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। 7वें गुरु थे गुरु हर राय, उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था गुरु हर राय। ठीक है। 8वें गुरु की बात करें तो गुरु हरिकिशन अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है। फिर है गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के मुख्य विरोध किया तथा मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 ईस्वी में से औरंगजेब ने फांसी दे दी। इम्पॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने किसे फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। फिर है 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
अगला है कनिष्क राजा थे। कनिष्क किस वंश के थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। किसके थे? कुषाण वंश का राजा थे, महान शासक थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राजरोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। बात करें गुप्त वंश, श्रीगुप्त संस्थापक थे गुप्त वंश के। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर शरीफ। अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। इसका मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। फतेहपुर सीकरी जो है एक नगर है जो कि मुग़ल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में बसाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बिहार शरीफ भारत के बिहार राज्य में स्थित नगर है। बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी, जिसे उदंतपुरी भी कहा जाता है। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। 1504 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। अगला है अशोक महान पुत्र थे। अशोक महान अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। बिंबिसार नहीं थे, बिंदुसार। ठीक है। कह रहा है कि अशोक की माता का नाम शुभांगीरी था, जो बौद्ध ग्रंथ विद्यावदन के अनुसार। अशोक 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मौर्य वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? तो ये राजगिरी हो जाएगा। बिहार के कुछ प्रमुख उष्ण जल कुंड हैं, जैसे राजगीर में सूर्यकुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदुम कुंड, सप्तधारा या सतधरवा कुंड। मुंगेर में देखिए सीता से रिलेटेड, राम से रिलेटेड जितने हैं सब मुंगेर कर दीजिएगा। लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म जल कुंड है, 62 डिग्री सेल्सियस। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड और भीम कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड। ये सारे कहाँ पर हैं आपको? गया में कौन है? अग्नि कुंड। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे वो लोग? तो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मार्ती देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी।
करा सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन था। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। अगला क्वेश्चन है पुराने लिच्छवी राज की राजधानी, तो ये वैशाली हो जाएगा। ठीक है। पाटलिपुत्र जो है उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। बात करें गया की 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए तथा बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, तो ये 1902 से 79 ईस्वी तक हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम हर्षु दयाल तथा माता का नाम फूलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो ये 1761 में हुई थी। टोटल 3 लड़ाई हुई है पानीपत की। ठीक है। पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसे इब्राहिम लोदी की हार हुई। दूसरी लड़ाई जो है आपको 1556 ईस्वी में हुई, अकबर एवं हेमू के बीच हुई, जिसमें हेमू की हार हुई। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। देखिए 24 घंटे भी ऑप्शन में है, लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। दो प्रकार की गति है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन और रात की घटना होती है। ठीक है। परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता हुआ है, तो 88 दिन कौन लगाता है? बुध लगाता है। ठीक है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है। शुक्र की बात करें, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है।
मंगल की बात करें, इसे लाल ग्रह रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। वरुण की बात करें, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जोहान गाले ने की। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। टाइटन शनि का उपग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगता है। किसको? वरुण को। अगला है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित हुआ है, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। अगला है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है तो वह म्यांमार है। ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? देखिए, इसको निकालने का तरीका होता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, करा देखिए राइट आंसर 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। करा किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब यदि ग्रीनविच पर 4 बजे हैं तो वह स्थान जहां 6 बजे हैं, इसका देशांतर ज्ञात करने के लिए समय के अंतर मिनट में 4 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 120 मिनट बाय 4, तो 30 डिग्री देशांतर निकल जाएगा। कुछ भी आएगा तो उसको मिनट में चेंज करके 4 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, चूँकि समय आगे है अतः यह 30 डिग्री पूर्व देशांतर होगा। अगला है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी में उर्वरक के कारखाने हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। साथ ही चित्तरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी स्थापना हुई। अगला है, गारो जनजाति है। तो गारो मेघालय की जनजाति है। ठीक है, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, कराकी अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। इसमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजातियाँ, जनजाति संप्रदाय या जनजाति और जनजाति समुदायों के समूह या वर्ग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे। कुछ जनजातियाँ जैसे असम का है लुसाई, बोरो, राभा, कोछारी, बोडो, कार्बो। मणिपुर का है कुकी, तंगखुल, थाडो, नागा, मेठी या मेठी। मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, भोई। मिजोरम का है मिजो, लाखर, पाबो, चकमा। ये सारे अलग अलग राज्य की जनजातियां हैं। अगला है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी है। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। इस नदी तंत्र का मात्र 20% पानी भारत द्वारा उपयोग किया जाता है, जो भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960 के तहत है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु नदी की लंबाई के लगभग बराबर है। अगला है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है कि शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की भग्नी ग्रह भी कहते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 है। कितनी है? 250 है। यह एक अस्थायी संस्था है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वर्तमान में कितना है राज्यसभा में? 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 राज्यों से, 4 संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 मनोनीत सदस्य हैं। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
कह रहा चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, कौन कराते हैं? तो लोकसभा कराते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल पर आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक रही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, इम्पोर्टेंट है। उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। लोकसभा सीटों का 10%। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। अभी 18वीं लोकसभा हो गया है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो राष्ट्रपति किनके द्वारा चुने जाते हैं? पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएगा? लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन क्या होता है इसका? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 ईस्वी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद जहां पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। सीधा सीधा समझना है, जो भी मनोनीत सदस्य होंगे और विधान परिषद भाग नहीं लेगा। अगला, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? कौन नियुक्त नहीं है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा, जिसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है। चुनाव आयोग करते हैं। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और कह रहा है कि यह स्थायी संवैधानिक निकाय है। अब राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कैसे प्राप्त होगा? कह रहा वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी होगी। पहला, यदि वह लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। दूसरा, यदि कोई दल लोकसभा में 2% सीटों पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। तीसरा है, यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू किया गया है, तो ये 1959 में लागू किया गया है।
इसका शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 में ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ तथा दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 40 में है। अगला है उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कभी भी करवाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी संसद राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट भरने के लिए कराया गया चुनाव ही उपचुनाव कहलाता है। यह संसद राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहलाता है। और कहा है कि अगर विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो ये पार्लियामेंट के होते हैं, मतलब संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के होंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14 में है। 11 अगस्त 2022 ईस्वी से अभी तक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा, अनुच्छेद 71 कहता है। राज्यसभा उच्च सदन के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 होती है। यह राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। यह अनुच्छेद 93 में है। मंत्रिमंडल। अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 हैं और यह मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया था, मतलब रसिया के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है। प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का न्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में चर्चा है। भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। राज्यपाल जो है संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह दोहरी भूमिका निभाता है, राज्य के प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो ये आंसर हो जाएगा 30। प्रश्न पूछने के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की संख्या 30 थी। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है।
1956 ईस्वी में संसद में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की गई। 1960 में 13, 1978 में 17, 1986 में 25, 2019 में 33। ठीक है, अभी टोटल 33 है। 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल भारत का पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, जो कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक हुए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ये बने रह सकते हैं। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो जो है ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, बात करें योजना आयोग की तो 1946 में गठित केसी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। इस आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा और मोंटेंके सिंह अहुलवालिया थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्तमान में निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। अगला, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है और सोना का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। ठीक है, बात करें जम्मू कश्मीर की तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगला है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। किससे एकत्रित करती है सबसे ज़्यादा? तो आयकर से। किससे करती है? आयकर से करती है। देखिए यहाँ विभिन्न करों का केंद्रीय आय में योगदान है। माल सेवा कर जीएसटी 17%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, आय कर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, सीमा शुल्क 4%। कर क्या होता है? व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अनिवार्य अंशदान है, जिसे सरकार को देना अनिवार्य है। अगला है, बेरी बेरी रोग किससे होता है? तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। स्रोत मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जी है। विटामिन ए की बात करें तो रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है। तो भार में जो कमी होगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, किसी चीज़ को अगर हम पानी में रखते हैं तो पानी जितना नीचे गिरेगा, ठीक है, तो उसका भार उसी पानी के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनी पर वृद्धि करता है? तो ये ऑर्किड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्किड जो है दूसरे के वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। यह जो है आवृतबीजी पौधा है जो दूसरे पौधे पर उग जाते हैं, परंतु ये इनसे भोजन नहीं लेते। इन्हें ऊपरी रोही कहा जाता है, ईपीफाइट्स कहते हैं। ऑर्किड को उसके जीवन के पराक्रम के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, एपीफाइटिक, स्थलीय और माइको हेट्रोट्रॉफिक। ऑर्किड प्रजाति की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश में है।
साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म की उपमा दी गई है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के बीज अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस को सागो पाम कहा जाता है। अगला है, उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो ये स्टीफन हॉकिंस थे। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ऐसे भौतिक शास्त्री हैं जो एक क्षय तंत्रिका रोग मोटर न्यूट्रॉन डिजीज MND से पीड़ित हैं, जो केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का सोडा कहते हैं। व्यापारिक नाम इसका बेकिंग सोडा है। ठीक है, NaSCO3 इसका रासायनिक फार्मूला है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो यह हम किसका करते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम मिश्रण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहा है तो CaSO4 × ½ H2O को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला, परमाणु में नाभिक डैश में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होते हैं। किस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा सर J.J. थॉमसन ने की थी। कैथोड किरण नलिका से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अगला है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। अगला है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो फॉस्फोरस का अयस्क जो है ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट एक पत्थर है। ठीक है, फॉस्फोरस की सबसे अधिक मात्रा एपेटाइट में पाई जाती है। इसके साधारण सदस्य हो गया आपको फ्लूओरेपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, फॉस्फोराइट। ठीक है, प्रचुरता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। अगला, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का क्या अर्थ है। तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। तो द्रव्यमान हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। द्रव्यमान का SI मात्रा किलोग्राम है। आयतन का SI मात्रा घन मीटर है। अगला, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। तो हो जाएगा 12 mv²। अगला, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। तो लीवर करता है। ठीक है, यह विषैले पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थ अविषाक्त पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आमाशय के ऑक्सीटनिक कोशिकाओं के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। अगला, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रबंधन इसमें होता है। तो ये आपको स्वीट पोटैटो में हो जाएगा। ठीक है, आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। तो ये आपको हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा प्राप्त नहीं होगा। विद्युत अपघटन जो है विद्युत सेल के साथ साथ विलयन में निहित आयन से संबंधित अभिक्रियाओं के अध्ययन को विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बहुत से धातुओं को शुद्ध किया जाता है या गहनों पर लेपन किया जाता है। यहाँ तक कि धातुओं का संक्षारण भी विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। अगला है, किस यौगिक का अणु सहनती 40 है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट है, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा A 6.022 × 10⁻23।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर हृदय में लगाया जाता है, ठीक है। हृदय जो होता है हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात हार्ट अटैक होता है। समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहते हैं। थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल के क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम था, ठीक है। बात करें सेरिब्रम के कार्य का, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है, तो ओजोन बनाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। अगला है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो यह स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला है पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो त्रिगुणित हो जाती है। कितनी हो जाती है? त्रिगुणित हो जाती है। अगला कह रहा है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना है जो नाभिक के अंदर पाई जाती है। ये राइबोसोम, RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेसिप्टमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडन और स्वान के द्वारा किया गया था। अगला विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अगला है किस जीव में कसाव पाया जाता है, तो यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना जो होता है तालाब के स्वच्छ जल में पाया जाता है। यूग्लिना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। इसके अग्र सिर पर कोशिका मुख साइटोस्टोम होता है। कोशिका मुख से एक धागे के समान रचना निकलती है, इसे कसाव कहते हैं, फ्लेजेला कहते हैं। यही जंतु का प्रचलन अंग है। अमीबा यह एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं। इसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में करते हैं। यह एक प्रोटोजोआ है जो यूकेरियोट है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। कोशिका के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग हमारे अगर नहीं कोशिका पढ़े हो तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोशिका के बारे में। बात करें मलेरिया रोग में क्या होता है, कंपन के साथ बुखार होता है, रक्त में RBC की कमी हो जाती है और प्लीहा का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। अगला है रसोई गैस में मुख्यतः डैश होती है। तो रसोई गैस में जो होता है आपको मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली LPG जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो RBC हो जाएगा। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। और रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K मदद करता है।
अगला है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। किससे? संयोजकता से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट है प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति होती है, जिसको कोशिका भित्ति हम कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह अजीवित पदार्थों से बनी दृढ़ तथा रक्षात्मक परत होती है, जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। अगला है मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो ये गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर जानवर हैं जिसके गुणसूत्र दिए गए हैं। एस्केरिस 2, मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेढक 26, नींबू 18 और 36, बिल्ली 38, चूहा 40, गेहूँ 42, एक चूहा 42 भी है, खरगोश 44, मनुष्य का 46, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता 78 और कबूतर 80 और टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कठोर जल कहलाते हैं। ठीक है, जल 2 प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। अगला है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। श्वसन 2 तरह के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो ये मेंडलीव ने तैयार की थी। किसने की थी? मेंडलीव ने तैयार की थी। अगला है स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। करा कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। 3 तरह की चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति की मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन है? तो ये उर्दू हो जाएगा। देखिए बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी है। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पशु बैल, पहले रिच था 2013 से। तो पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ नकता था। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार से उड़ीसा सहित प्रांत गठित कर संबंधी विधिवत घोषणा की गई थी। बिहार की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1912 पर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। बिहार राज्य की अन्य भाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका तथा अंगिका है। अगला है बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? उस समय सुशील कुमार मोदी थे जब प्रश्न पूछे गए थे। अभी 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अगला है फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो आप हैं रेडियो। और ये कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी? तो ये जनरल मोटर्स ने की थी। किसने की थी? जनरल मोटर्स। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई? तो 1 रुपया का हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नोट के रंग है, उस पर छपे चित्र का है। 10 रुपया चॉकलेट ब्राउन, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपया हरित पीला, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपया फ्लोरेसेंट ब्लू, हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपया लेवेंडर कलर, रानी का वाव। 200 रुपया ब्राइट येलो, सांची स्तूप। 500 रुपया स्टोन ग्रे, लाल किला। 2000 रुपया मेजेंटा मंगलयान। अगला है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे? तो ये हो जाएगा बिहार।
कहाँ के थे, बिहार था। और यह जो है 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति थे। अगला, रामनाथ कोविंद भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण क्रम से 10वें 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक थे। भारत है एक, भारत क्या है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। तो राष्ट्र का मतलब होता है सभी धर्म एक समान। अगला, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है, ठीक है, विश्व व्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में IMF के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक नागोंजी ओकोंजो-इवेला है, जो कि नाइजीरिया की हैं। WTO के सदस्य देश की संख्या 164 है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, तो यह जो है 1945 में स्थापित हुआ। 24 अक्टूबर को इसका प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक थे। वर्तमान के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो यह चीन में है, ठीक है। इसका सबसे बड़ी दूरबीन है, इसका नाम फास्ट है, 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। यह परियोजना अंतरिक्ष से रेडियो तरंग को महसूस करने के लिए बनाई गई थी। अगला है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मोआ पक्षी। क्या हो जाएगा, मोआ पक्षी। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह ना उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। अगला है, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व महिला दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व महिला दिवस। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर और सुरक्षित मातृत्व दिवस 9 मई को। TRP का मतलब क्या है, तो ये है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अगर किसी चैनल का TRP कम या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर पड़ता है। अगला है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई, तो ये लीग ऑफ नेशन था। क्या था, लीग ऑफ नेशन। बात करें नॉर्डिक एलायंस की, इसकी स्थापना फरवरी 2004 को आइसलैंड में रेकजाविक में हुआ था। यह नॉर्डिक वामपंथी दलों का गठबंधन है। बाल्कन एलायंस यह सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु करा समुदाय का स्वास्थ्य का पता कैसे लगता है, तो शिशु मृत्यु दर से चलता है। शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। शिशु मृत्यु दर कैसे निकालेंगे। अगला है 99 मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है, तो न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। क्या है, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। जो भी वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार SSC बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो जो बिहार SSC का है रात 10 बजे लाइव सेशन आता है और संडे के दिन हम लोग बिहार दरोगा का लाइव सेशन दोपहर में 3 घंटे का करने वाले हैं, तो उससे ज़रूर आप जुड़े। देखिए करा, होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने के सरकारी कारखाना है। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं। यहाँ धर्म और धर्म ग्रंथ, हिंदू के रामायण एवं महाभारत, ईसाई बाइबिल, इस्लाम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, पारसी का जैन अवेस्ता और यहूदी का तोराह, जैन का कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, बौद्ध का त्रिपिटक। थैंक यू।